जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, हम लोग जो है भारत के संविधान की सारी अनुसूचियां पढ़ रहे थे। अब पहली अनुसूची में हमने इतने सारे स्टेट्स पढ़े जहां पर हमारी जो है वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई थी, जिसकी वजह से आज ये शेड्यूल वाली वीडियो का लास्ट पार्ट है। तो इस शेड्यूल वाली वीडियो में आज हम जो पढ़ेंगे मेरे भाई, वो रहेगी हमारी 8वीं अनुसूची से। ठीक है, 7 शेड्यूल हम पढ़ चुके हैं, 7 अनुसूचियां हम पढ़ चुके हैं। भारतीय संविधान में आज के समय में कुल 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो ये 8 से 12 तक का जो सफर है वो सारा आज के क्लास में कवर करेंगे। फिर लास्ट वीडियो से और आज की जो वीडियो रहेगी, इन दोनों क्लासेस का हम जो है मेरे भाई क्या करेंगे, इनके एमसीक्यूज करेंगे, आज ही की क्लास में निपटा देंगे। ठीक है, तो आज जो रहने वाला है हमारा, वो रहने वाला है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची, 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहां पर क्या है, देखो भाई, इसे समझते हैं कि सर क्या क्या रहने वाला है इसमें। देखो, 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है। मतलब भारत में, भारतीय संविधान में जिन भाषाओं को मान्यता दी गई है, उन सारी भाषाओं का जिक्र किस में दिया गया है मेरे भाई, 8वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, और कौन सा जो है आर्टिकल इससे रिलेटेड है, तो मेरे भाई 8वीं अनुसूची से संविधान का अनुच्छेद 344 एक और 351 संबंधित है। ठीक है, भाषाओं की संख्या, भाई कितनी भाषाएं हैं, तो देखो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। कितनी भाषाएं शामिल हैं, 22 भाषा शामिल हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो भाई 22 भाषाओं को जो है भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है, और इनका जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो कौन कौन से, भाई देखो अब यहां पर देखते हैं ओरिजिनल पोजीशन जो 1950, जो मूल स्थिति, हम सब जानते हैं कि जो भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। और इसके बाद से जो है संविधान आज तक अस्तित्व में है, जो कि आगे तक भी चलता रहेगा। जब तक देश रहेगा संविधान के अनुसार ही चलेगा। संविधान में कुछ जोड़ा जाए या कुछ हटाया जाए वो होता है संविधान संशोधन के तहत, और संविधान संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के बेसिस पर। तो यहां पर हम इतनी बात याद रखेंगे मेरे भाई कि भारतीय संविधान में जो कुछ जोड़ा जाएगा या कुछ हटाया जाएगा वो संविधान संशोधन के बेसिस पर ही हटाया या जोड़ा जाएगा। क्लियर। तो यहां पर अब हम देखते हैं, तो 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो इस 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी, तो 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। तो इसका मतलब 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं। अब कौन सी भाषा कौन से संविधान संशोधन के बेसिस पर जोड़ी गई है वो सारा आज इस क्लास में देखते हैं, 8वीं अनुसूची के बेसिस पर देखते हैं। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई। साथ ही साथ कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं, वो भी आज ही की क्लास में कवर करेंगे, इसी जगह पर कवर करेंगे। तो देखो कौन कौन सी भाषा है मेरे भाई, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये तो 1950 में ही शामिल थी। ये सारी भाषाएं जो हैं 1950 से ही शामिल है भारतीय संविधान में। ठीक है, लेकिन क्या है मेरे भाई, ये जो भाषाएं बाद में जोड़ी गई, जो भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। तो देखिएगा भाई, सिंपल सी चीज है। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था मेरे भाई, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। तो भाई 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई है, सिंधी भाषा जोड़ी गई है। कौन सी भाषा जोड़ी गई है, सिंधी। 21वें संविधान संशोधन 1967 को, ठीक है, मतलब 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 को सिंधी भाषा जोड़ी गई है। शुरू में कितनी थी, 14, अब कितनी है भैया, अब कितनी है, 22। तो ये कौन सी हो गई, 15वीं भाषा बन गई। क्लियर। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, तो 71st अमेंडमेंट एक्ट, ये कब आया, 1992। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई 8वीं अनुसूची में किस चीज का जिक्र है, सर भाषाओं का जिक्र है। मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, सर कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। एट प्रेजेंट टाइम में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है मेरे भाई,
22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें से 14 भाषाएं 1950 से ही लागू थी, लेकिन 15वीं भाषा जोड़ी गई सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। और सिंधी जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1967 को मेरे भाई। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 1992 को, ठीक है। और इसमें कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसको शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं हम, न म क नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो भाई नमक कब ऐड किया गया है भाषाओं में? भाषाओं में जो नमक डाला गया है, तो भैया कब डाला गया है? 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को डाला गया है। कौन कौन सी भाषा जुड़ी है सर? नेपाली जुड़ी है, मणिपुरी जुड़ी है, कोंकणी जुड़ी है, ठीक है। ओके, यहां पर बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब देखो यहां पर 92 अमेंडमेंट एक्ट, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 2003 में। कब आया? 2003 में, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ऐसे याद कर लो तो ऐसे ठीक है, वरना ऐसे याद कर लीजिए, BDMS, ठीक है, BDMS, मिस्टर ने BDP, ठीक। यहां पर बात याद रखें तो 92वें संविधान संशोधन में मिस्टर ने BDP कब पी? 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में पी। क्लियर? कब पी थी? 2003 में पी थी। कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। तो 4 और 4 8 टोटल भाषा हो जाती हैं 22। एट प्रेजेंट टाइम हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। तो इतनी बात अगर क्लियर आपके समझ में आ गई है तो मेरे भाई बहुत ही अच्छा है। क्लियर? अगर इतनी बात यहां पर क्लियर हो गई है तो इससे ज्यादा अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। दूसरी चीज यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो है पर्पस ऑफ द 8th शेड्यूल। 8वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या है? भारत की भाषाई विविधता को बढ़ावा देना और संरक्षण करना। भाई देखो, भारत में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, ये भाषा और बोली होती क्या है? कोई मुझे बताएगा? मेरे भाई भाषा होती है एक, और एक होती है बोली, ठीक है। तो भाषा और बोली में अंतर क्या है मेरे भाई? भाषा जो है और एक होती है लिपि। बोली हो गई टोन, भाषा हो गई लैंग्वेज, लिपि हो गई स्क्रिप्ट, इंग्लिश में बात की जाए तो। भाषा, बोली और लिपि क्या होती है? कोई मुझे बताएगा? मेरे भाई भाषा होती है जब हम अपने मन के विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने व्यक्त करते हैं तो उसको हम बोलते हैं भाषा, ठीक है। और जब भाषा के मूल अक्षरों में परिवर्तन हो जाए, देखो भाषा एक व्यापक क्षेत्र में फैली होती है, लेकिन जो बोली होती है वो 2 से 3 किलोमीटर में भी परिवर्तित हो सकती है। जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो मोस्टली एक मेजर भाग में हिंदी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? हिंदी। लेकिन इसी हिंदी के कुछ वर्डों में परिवर्तन होकर जगह जगह बोली बदलती रहती है कि भाई वहां की बोली ये है, वहां की बोली ये है, ठीक है। जैसा हरियाणा में हिंदी पूरा इस्तेमाल होती है, ठीक। लेकिन क्या वो बोलते हैं कितने जा रहा है, क्या कर रहा है, क्यों हो रहा है, वो हिंदी में बात होती है पूरी, सब कुछ हिंदी में चलता है। लेकिन बोली, ठीक है, वहां की खड़ी बोली है तो इसे ही बोलते हैं खड़ी बोली, है ना। इसी तरीके से तो बोली जो है भाषा के मूल अक्षरों में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन लिपि जो है ये लिखी जाती है। जब भाषा को लिखा जाए उसको लिपि बोलते हैं। जब भाषा को अक्षरों के रूप में लिखा जाए उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लिपि बोलते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि हो गई देवनागरी, जैसे पंजाबी भाषा की लिपि हो गई गुरुमुखी, है ना। इसी तरीके से जो लिपियां होती हैं वो इनका एक लिखित रूप होता है, जब जिनसे हम पूरा हमारे दस्तावेज तैयार करते हैं, ग्रंथ तैयार करते हैं, वो होती है लिपि। भाई यहां तक बात समझ में आ गई? अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो मैं बार बार कह रहा हूं ये अमेंडमेंट मेरे भाई बहुत अच्छे से याद रखना। उसके बाद दूसरी चीज है, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अगर कोई आपसे पूछने लग जाए कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा है तो बिल्कुल नहीं, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। लेकिन हिंदी और अंग्रेजी 2 राजभाषाएं हैं, ठीक है। क्या हैं? राजभाषाएं हैं। हिंदी एंड इंग्लिश आर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, बट इंडिया हैज नो नेशनल लैंग्वेज, ठीक है जी। इंडिया हैज
नो नेशनल लैंग्वेज, मतलब भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन दो राजभाषाएं हैं जो ऑफिशियल कामकाजों में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। ये सब भाषाएं असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, ये सारी भाषाएं जो हैं, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, ठीक है जी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सारी भाषाएं देखो, सब मैंने ये सब ऐड कर दिया है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही ये इसकी मिलेगी, तो मेरे भाई अच्छे से पीडीएफ भी ले लीजिएगा। नोट्स, लेकिन मेरी आप लोगों से यही विनती है कि नोट्स जरूर बनाया करो, जब हम लिखते हैं चीजें तो ज्यादा याद रहती हैं। उसके बाद अगर अगली बात की जाए तो मेरे भाई, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची, देखो अभी तक जो 8 अनुसूचियां हैं ये मूल संविधान में ही थी, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में ही थी, जब हमारा संविधान बना था तब से लेकर आज तक हैं। लेकिन 9वीं अनुसूची मेरे भाई बाद में जोड़ी गई है, जो अब हम पढ़ेंगे। ये 9th शेड्यूल जो है, 9वीं अनुसूची जो है, ये बाद में जोड़ी गई है, तो किसी ना किसी संविधान संशोधन से जोड़ी गई होगी 100%। और यार यहां से एग्जामिनर भी हमसे बहुत क्वेश्चन पूछ रहा होगा एग्जाम में, क्योंकि नई चीज है ना मेरे भाई, और कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आप इसके लिए एकदम तैयार रहेंगे। ओके, तो बात की जाए तो यहां पर देखते हैं हम सरकार की 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के ऐसे कानूनों की सूची है जिन्हें न्यायिक समीक्षा से संरक्षण दिया गया है। ठीक है, मतलब क्या है, केंद्र मतलब देखो, द 9th शेड्यूल कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज दैट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, मतलब केंद्र और राज्यों के कुछ ऐसे कानून जिन पर न्यायिक पुनरीक्षण ना हो सके, मतलब अगर कुछ सरकार के कुछ ऐसे कानून होंगे, सरकार के कानूनों के कुछ ऐसे विषय होंगे जिन पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। मान लीजिए सरकार कोई कानून कर रही है और कोई व्यक्ति अगर सरकार पर क्या कर दे, केस कर दे, तो फिर उस पर जो है रोक लगती है। इसी वजह से सरकार ने जो है ये नियम लेकर आई थी। ठीक है, अब देखो 9वीं अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 31B से संबंधित है। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। तो पहला संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन जो हुआ था, कब हुआ था, 1951 में। कौन था उस समय प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो उन्हीं के समय पर ये भैया आ गया था। ठीक है, 9वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों और न्यायालयों में चुनौती से बचना था। ठीक है जी, मतलब क्या था, भारत में भूमि सुधार मतलब जो सरकारी जो सड़क बन रही है, सरकारी भवन बन रहे हैं, उसमें जो लोगों की जमीन ली जाती थी, जैसे सड़क बनेगी, कहीं से सड़क पास हो जाए किसी गांव से, तो वहां से जो सड़क बनेगी, वो सड़क जब निकलेगी तो भाई उसे भी तो जमीन चाहिए ना, लोगों की ही जमीन ली जाएगी, सरकार उसका मुआवजा लोगों को देती है। ठीक है, तो क्या किया सरकार ने, बड़ी ही होशियारी के साथ ये 9वीं अनुसूची का जो पूरा सिस्टम है, इसमें बता कि भैया भूमि सुधार, जो लैंड रिफॉर्म, जैसे आपके गांव में चकबंदी आती है ना, तो उसका जो पूरा सिस्टम है वो 9वीं अनुसूची के अंदर डाल दिया कि अब किसान केस करके दिखाए, अगर रोड पास होनी है किसी गांव से, किसी जमीन से, तो रोड वहीं से पास होगी। ठीक है, क्लियर। बाद में चलकर इसमें सुधार भी हुए। इससे रिलेटेड केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमा बहुत ज्यादा फेमस रहा। ठीक है, वो सब बात की चीजें हैं। वो 1973 में आया था। अभी तक का इतिहास का सबसे बड़ा केस माना जाता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। वो भी जमीन से रिलेटेड था। केशवानंद भारती का जो मठ था उससे रिलेटेड था। ठीक है, तो देखो न्यायिक पुनरावलोकन एवं 9वीं अनुसूची। ठीक है जी, देखो आ जाओ यहां पर। प्रारंभ में 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः सुरक्षित थे। ठीक है जी, लेकिन अब देखो यहां से लेकिन की बात आ गई। क्या आ गई लेकिन की बात, केशवानंद भारतीवाद 1973 मतलब 1973 में केशवानंद भारती केस होता है। ठीक है, यदि कोई कानून संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। दैट मीन्स कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है और भारत के नागरिकों को क्या दिया गया है, उसके मूल अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं। तो ये जो मूल अधिकार हैं, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है उस जमीन को लेकर, तो क्या है, उसकी जो है जांच हो सकती है। तो इस केस के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि सरकार संविधान की मूल संरचना, सरकार संविधान की
मूल संरचना नहीं बदल सकती, नहीं बदल सकती। यह इतिहास का सबसे बड़ा केस था। कुल 13 जज इसमें बैठे थे और जो फैसला रहा था वो 7-6 का फैसला रहा था। ठीक है, 7-6 का फैसला। और जो केशवानंद के पक्ष में 7 जजों का मत था, 6 जज जो है सरकार के पक्ष में गए थे। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा केस रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं कि यह मामला वर्ष 1970 में दायर किया गया था और इस मामले की सुनवाई भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई थी। The case was decided by a 13 judge कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, लार्ज एवर, मतलब अभी तक की सबसे लार्ज। यह मामला 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा तय किया गया था, अब तक की जो सबसे बड़ी पीठ रही है। इसका निर्णय कब आया था, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। केशवानंद भारती मुकदमा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कॉन्स्ट या कॉप बैच के लिए नहीं, हमारे हर एक बैच के लिए। कोई सा भी एग्जाम हो, केशवानंद भारती मामला आपको आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो भाई इसको अच्छे से पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपने एक क्वेश्चन ऐसा पढ़ लिया जो एग्जाम्स में रिसेंटली बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखो 24 अप्रैल 1973 को यह मामला आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है कोई गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती, मतलब भारत के संविधान का मूल आधार परिवर्तित या मूल संरचना परिवर्तित सरकारें नहीं कर सकती। किस केस में बताया गया था, केशवानंद भारती मामले में। कुल कितने जज थे, 13 जज। फैसला क्या था, 7-6 का। ठीक है, 7 जजों ने केशवानंद के पक्ष में वोट दिया था। उसके बाद निर्णय कब आया था, 24 अप्रैल 1973 को आया था। तो मेरे भाई ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद अंतिम निर्णय, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। भाई संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह उसकी मूल संरचना को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती। यह इसका जजमेंट था, इस केस का जजमेंट जो सरकार हमारे न्यायाधीशों ने दिया था, जजों ने दिया था। ठीक है, इस सिद्धांत को मूल संरचना सिद्धांत कहा जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कहा जाता है। किसको, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमे को। कहां हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट कहां पर है मेरे भाई, दिल्ली में है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में ही है। ठीक है, आ जाओ आगे। यहां पर देखेंगे 9वीं अनुसूची का प्रभाव। तो 24 अप्रैल 1973 के बाद नवम अनुसूची में डाले गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है यदि वे मूल संरचना का उल्लंघन करें तो। ओके, 24 अप्रैल 1973 के बाद से मामला बदल गया। ओके, चलिए यहां पर आगे की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई। अब कौन सा है, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची, तो 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहां पर हमें देखना है कि 10वीं अनुसूची में क्या है मेरे भाई। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, जो संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता के आधार पर बताती है, के आधार बताती है। अब देखो समझो भाई, मेरी बात थोड़ी सी समझ लो सरकार। अब जैसे मान लीजिए हमारे या किसी भी क्षेत्र के, एक क्षेत्र के जो नेता हैं वो किसी भी पार्टी से हैं, मान लीजिए बीजेपी से हो सकते हैं, कांग्रेस से हो सकते हैं, किसी भी पार्टी से हो सकते हैं। ठीक है, बड़े 2 दल हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। यदि कोई एमपी कांग्रेस का है और ये अपने यहां से जीत गए, तो जीतने के बाद अगर ये भाजपा में जाते हैं तो इनकी जो है सदस्यता भंग हो जाती है। क्योंकि जो हमारा देश है ना यार, जिस देश में हम रह रहे हैं, वो देश ये भी नहीं जानता, उसमें से बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते कि जो हम वोट दे रहे हैं उससे एमपी बनेगा या प्रधानमंत्री सीधा चुना जाएगा। ये हमारे देश का अभाग्य है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते कि वो वोट किसको कर रहे हैं, उनके यहाँ पर एमपी कौन है। ये बात मैं एकदम सही कह रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट के बेसिस पर कह रहा हूँ। लोगों को ये तक नहीं पता होता। ठीक है, बात समझ रहे हैं। जैसे कई सारे स्लोगन ऐसे होते हैं कि अब की बार कांग्रेस, अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार ये जो भी सरकार जिस भी तरीके की होते हैं। ठीक है, तो आप ये समझिए मोदी जी तो प्रधानमंत्री बाद में बनेंगे, पहले तुम्हारे क्षेत्र का कौन, एमपी बनेगा। फिर भाई कौन बनेगा, एमपी। ये एमपी जीतेगा
तो जाकर फिर अपनी जो जब बहुत सारे एमपी हो जाएंगे फिर जाकर अपनी क्या है सरकार बनाएंगे, और उस सरकार के जो प्रमुख होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे, है ना। इस तरीके से तो मेरे भाई इसलिए अवेयर होने की बहुत जरूरत है। सोशल मीडिया पर खड़े होकर हाँ हो दुनिया भर की बातें जो करते हो, थोड़े ये जानकारी लेना है, क्लासेस पढ़ना बहुत जरूरी है। जो बच्चा पढ़कर जा रहा है, पढ़कर बात कर रहा है, वो शायद से बहुत अच्छे से अपनी बात रख सकता है। लेकिन जो अनपढ़ व्यक्ति होगा वो अरे हम ये तो जानते नहीं, ये तो जानते नहीं। वो देखी थी मैंने एक बार एक वीडियो, एक इंटरव्यू ले रहे थे, उस पर कोई न्यूज चैनल था, उससे पूछते हैं मैं कहाँ तक पढ़े हो, कहता बीए, कहता बीए कौन सब्जेक्ट से, कहता प्लेन बीए। ये हमारे इस समय पढ़ाई का जो है लेवल है। अब आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा गड़बड़ मामला है। ठीक है, कोई बात नहीं, टॉपिक पे आते हैं। दल बदल कानून समझ गए आप। जैसे कांग्रेस से कोई भाजपा में या भाजपा से कोई कांग्रेस में आता है तो फिर उसे कहते हैं दल बदलना। ठीक है, क्लियर है। और ऐसे में उसके क्या होता है अभी आके देख लेते हैं कि भैया उसका जो है फिर उसकी सदस्यता वहां से चली जाती है, तो दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ता है। क्लियर है, आ जाइए। तो 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। ठीक है, कब जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, 10वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक दल बदल को रोकना और सरकारों की स्थिरता को सुनिश्चित करना। ठीक है जी, सरकार समझ में आ रही है बात? सरकारों की स्थिति को सुनिश्चित करना। ठीक है जी। ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यता के आधार, स्वेच्छा से सदस्यता त्यागने पर। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से सदस्यता त्यागेगा तो वो अयोग्य है। यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्य छोड़ देता है, भाई जिस पार्टी में है उस पार्टी को छोड़ के अगर दूसरी पार्टी में जाएगा तो भी उस पर यह नियम लागू होगा। दल के निर्देश के विरुद्ध मतदान, यदि कोई सदस्य पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान करता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है तो भैया क्या है उसकी सदस्यता जा सकती है। ठीक है, ये दल बदल विरोधी का कानून है। अपवाद क्या है? देखो, मर्ज, विलय। अगर कोई, यदि किसी राजनीतिक दल का दूसरे दल में विलय हो जाए और कम से कम 2/3 सदस्य सहमत हों तो अयोग्यता लागू होती है। तो अयोग्यता लागू नहीं होती है। ठीक है, क्या नहीं होती? नहीं होती। देखो क्या, जैसे मान लीजिए अभी लास्ट टाइम भारत में इंडिया गठबंधन हुआ था। इसमें कांग्रेस भी थी, आम आदमी पार्टी भी थी, सपा भी थी, आरजेडी भी थी, है ना। तो ये सारी पार्टियां थी। क्लियर? तो आरजेडी आरएलडी शायद, है ना। तो ये सारी पार्टियां जो हैं इसमें थी एक दल में। तो क्या इनके सदस्यों की सदस्यता खत्म हो जाती? नहीं। यदि कोई पार्टी के विरुद्ध जाकर दूसरी पार्टी में शामिल होता है, पार्टी के विरुद्ध वोट देता है, पार्टी की सहमति के विरुद्ध वोट देता है, तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, वरना सदस्य बना रहेगा। क्लियर है? फिर इंडिपेंडेंट मेंबर्स, स्वतंत्र सदस्य जो होते हैं, निर्दलीय निर्वाचन सदस्य चुनाव के बाद किसी भी दल में शामिल नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? यदि कोई व्यक्ति निर्दलीय चुना गया है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को टिकट नहीं मिला, अब मान लीजिए जैसे कोई लोकसभा सीट है तो वहां से जो सांसद है हर पार्टी की सीट मिलती है। जैसे मान लीजिए भाजपा भी अपने एक मेंबर को सीट देगी, कांग्रेस भी एक मेंबर को सीट देगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात चल रही है तो सपा भी एक मेंबर, बसपा भी एक मेंबर को सीट देगी। ठीक है, अब आरएलडी भी एक मेंबर को सीट देगी। अब ये 5 ही व्यक्ति खड़े हो सकते हैं। यदि कोई छठा चाहे और उसे लगता है कि मैं जीत सकता हूं तो वो निर्दलीय खड़ा हो सकता है। क्या हो सकता है? निर्दलीय खड़ा हो सकता है, बिना किसी दल के। और अगर वो जीत गया तो फिर वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। बात समझ में आई? ये बात की गारंटी कौन देता भैया? 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10th शेड्यूल। तो यहां पर देखो तुम्हें पूरा राजनीतिक परिदृश्य बता रहे हैं किस तरीके से। जो बच्चे ना भी पढ़ रहे हो ना, जिनका एग्जाम ना भी हो, एक बार मेरे भाई ये चीजें पढ़ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे समझ के लिए, ताकि आप यदि कभी कैमरे के सामने किसी रिपोर्टर के सामने खड़े हो तो प्लेन भी ये ना बताएं, आप अपनी समझदारी के आधार पर सारी जानकारी दे सकें। ठीक है, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए उसकी लोकसभा सीट से कौन कौन सांसद है, कौन विधायक है। आज मेरा आप लोगों से चैलेंज है कि आपको अपने लोकसभा सीट
जो आपकी लोकसभा सीट है, देखना चाहता हूं कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास को पढ़ेंगे, उन बच्चों के लिए मेरा चैलेंज है कि वो मुझे ये जरूर बताएं कि उनकी लोकसभा सीट से सांसद कौन है, सांसद दैट मींस एमपी, और उनके विधानसभा सीट से, विधानसभा सीट से एमएलए कौन है। ठीक है, अपनी लोकसभा सीट और विधानसभा सीट का नाम बताना है, और साथ ही में अपने सांसद और एमएलए का नाम बताना। एमएलए मतलब मेरे भाई हिंदी में बोले तो विधायक। ठीक है, तो इनका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आज इसी क्लास के। ठीक है, तो ये आपका टारगेट है मेरे भाई, आपको अच्छे से इस बात को बताना है। क्लियर, आ जाइए। नामांकित सदस्य नामांकन के 6 महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है। ठीक है, निर्णय करने का अधिकार, अयोग्यता से संबंधित मामलों का निर्णय सदन के सभापति या अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, अध्यक्ष सभापति के निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होते हैं। ठीक है जी, आ जाओ। नेक्स्ट है 11वीं संविधान, 11वां अनुसूची, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची, 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखेंगे 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के बारे में बात कर रहे हैं। तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज सभाओं, पीआरआई मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस से संबंधित विषयों को सूचीबद्ध करता है। पंचायती राज समझते हैं ना भाई, देखिएगा समझिए, जैसे अभी भारत में एक तो होता है केंद्र सरकार, क्या होती है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आती है राज्य सरकारें, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा मंत्री प्रधानमंत्री, ठीक है, जो मतलब पूरे भारत को नियंत्रित करता है। यहां पर मुख्यमंत्री जिन्हें हम बोलते हैं मेरे भाई सीएम। ओके, और इन राज्यों में होती है पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अंतर्गत 3 प्रकार के जो है मुख्यतः वोट होते हैं। जैसे पहली बात करी जाए तो मेरे भाई ग्राम पंचायत, यहीं पर जिला पंचायत, और यहीं पर जिसे हम बीडीसी बोलते हैं, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है जी, बात समझ में आई। तो यहां पर ब्लॉक प्रमुख, आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ के ब्लॉक प्रमुख ये हैं, और जिला पंचायत के अध्यक्ष ये हैं। ठीक है, जिला पंचायत अध्यक्ष, जो एक ये सब लोग वोट जीतते हैं, अपना इलेक्शन जीतते हैं, उसके बाद अपना एक ब्लॉक ये बीडीसी वाले जो जीतेंगे गांव में इलेक्शन होते हैं। अभी यूपी में इलेक्शन आ रहे हैं, आप सब लोग इसको रिलेट कर पाएंगे। तो एक बीडीसी, जब आप वोट देने जाते हैं तो 4 बैलेट, एक प्रधान सहायक, एक ग्राम पंचायत जो जीतेगा वो प्रधान बनेगा, और एक प्रधान सहायक की पोस्ट होती है, एक उसका इलेक्शन होता है, जहां कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं 3 ही। तो जिला पंचायत का होता है, बीडीसी का होता है, ग्राम पंचायत का होता है, ये प्रधान बनेंगे। ये वाले जो लोग हैं ये जिला पंचायत प्रमुख बनाएंगे। ठीक है, ये वाले जो हैं ये ब्लॉक प्रमुख बनाएंगे। ठीक है, यहां पर इस तरीके से वोट होता है। क्लियर है, ये पूरा सिस्टम है भारतीय संविधान में। तो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है जी, 11वीं अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 243 जी से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं, याद रखेंगे भाई, 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। कितने विषय हैं सर? 29 विषय हैं। ठीक है, किससे रिलेटेड है? पंचायती राज संस्थाओं से रिलेटेड है। ठीक है भाई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, पीआरआई से रिलेटेड है। यहां तक बात अगर क्लियर है तो आ जाइए मेरे भाई, देख लेते हैं 11वीं अनुसूची के अंतर्गत महत्वपूर्ण विषय। कुछ एग्जाम्पल हैं, इंपोर्टेंट सब्जेक्ट्स अंडर 11th शेड्यूल। एग्जाम्पल्स तो क्या क्या है मेरे भाई? एग्रीकल्चर है, कृषि है, उसके बाद भूमि सुधार एवं मृदा संरक्षण है, लघु सिंचाई है, पशुपालन मत्स्य पालन है। ये सब किसके अंडर आते हैं? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत आते हैं। प्रधानों को भी अपना, जो प्रधान होते हैं ना गांव के, उनको भी अपना अधिकार नहीं पता होता, इसीलिए बड़ी दिक्कत आ जाती है कि वो कर क्या क्या सकते हैं, प्रधानों को भी नहीं पता होता। ग्रामीण आवास, पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर,
सड़कें, पुलिया, पुल, ठीक है जी, जो ग्रामीण स्तर के होते हैं, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये सब जो है ग्रामीण स्तर पर होता है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ये कुछ विषय हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताएं। ऐसे ऐसे मेरे भाई 29 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट हैं? 29 सब्जेक्ट हैं, याद रखेंगे। तो इतनी सारी चीजें जो हैं, मैं इसीलिए कहता हूं मेरे भाई, एक बार पढ़ोगे मास्टर बना दूंगा, अगली बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें लगता है तुम एसएससी जीडी के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो और ये क्लास अगर देख ली और अच्छे से पढ़ ली, दोबारा कुछ पढ़ने की जरूरत है? मेरे भाई मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। बस जीएस विद कृतांशु सर को सपोर्ट करो, एक बार अच्छे से पढ़ो। मैं इसीलिए कहता हूं, बार बार कहता हूं, ये मिलियंस बिलियंस वाले जितने भी चैनल है, एक बार मेरे भाई, भले ही हमारा चैनल छोटा है, छोटा इसलिए क्योंकि शुरुआत अभी की, इंसान को शुरुआत तो कभी ना कभी करनी पड़ेगी। या फिर मैं दूसरे चैनलों पर जाकर सैलरी लेकर आप लोगों से फीस ले लेकर पढ़ाता, या फिर मैं निःशुल्क पढ़ाता आपको, तो भैया क्या है, एक अच्छा ऑप्शन क्या है? निःशुल्क पढ़ाना। चाहे हम जीरो हैं, चाहे हमारा जो है सब्सक्राइबर अभी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, जीरो से भी हीरो बन सकते हैं, ठीक है। हम अच्छा से मेहनत करेंगे, वो बच्चों को पढ़ाएंगे जो बच्चों की सहायता के लिए है। इसीलिए आप लोगों के लिए ऐसा इस जगह पर खड़े हैं। बात समझ में आई? अब आपको सपोर्ट करना है मुझे। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है सर के लिए कि सर का चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर ऐसा कर दो ना मेरे भाई, जगह जगह बच्चों को पता चल जाना चाहिए कि हाँ क्या सिस्टम है, ठीक है। बात समझ में आए तो चलिए आगे की तरफ। तो भैया भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं एवं शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित विषयों को सूचीबद्ध करती है, ठीक है। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बेसिस पर ऐड किया गया है। 12वीं अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 243W से संबंधित है। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय शामिल हैं, याद रखेंगे। मैं क्या कह रहा था, इजी टू मॉडरेट, एग्जाम इजी आ जाए या मॉडरेट आ जाए, जो हमारे साथ पढ़ेगा उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी कहीं और पढ़ो तो भैया देखते रहना, इजी आ रहा है मॉडरेट, हमारा इजी और मॉडरेट दोनों यही है। क्लियर है? आ जाओ आगे। शहरी स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना, शहरी क्षेत्रों का प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना, ये इसके लक्ष्य हैं, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अंडर 12th शेड्यूल जो इंपॉर्टेंट है, तो शहरी नियोजन, अर्बन प्लानिंग, भूमि उपयोग और भवन निर्माण का नियमन, रेगुलेटिंग ऑफ लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन, घरेलू औद्योगिक एवं वाणिज्यिक जल आपूर्ति, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटाइजेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें जो हैं, अग्निशमन सेवाएं, शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण, झुग्गी झोपड़ी सुधार एवं उन्नयन, ठीक है जी, गरीबी, शहरी गरीबी उन्मूलन, शहरी सुविधाओं की व्यवस्था। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इस सूची में हैं। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन। क्या आ जाते हैं? क्वेश्चन। तो यहां पर अब हम क्वेश्चन देखेंगे, आपको क्वेश्चन देंगे, और दूसरा है आपको इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। हमने सारी चीजें डिटेल में पढ़ी, बहुत अच्छे से पढ़ी। अब मेरे भाई उन जो पढ़ा है उसके आधार पर एमसीक्यू करना है और आपको कमेंट में जवाब देना है कौन सी चीज कहां पर कैसे थी मन मन में, या कमेंट करके मुझे बता दो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। क्लियर है भाई? कमेंट कर दिया करो, इतना शर्माया मत करो, ठीक है। कमेंट करने से कुछ नहीं होता, और दिल विल बना के मत भेजा करो, ये बताया करो क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, ठीक है। क्लियर है? बात समझ में आई? आ जाओ आगे। देखो भाई, कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देती है? विच शेड्यूल कंटेन्स द लिस्ट ऑफ स्टेट एंड अर्बन टेरिटरीज? तो ये तो बच्चा भी बता सकता है सरकार। पहली अनुसूची लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया है भाई, लास्ट क्लास और जो ये क्लास है, इस दोनों क्लासों से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल सर, प्रथम अनुसूची, पहली अनुसूची में ही तो केंद्र मतलब जो है हमारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है पहली अनुसूची में, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में भारत के सभी राज्य और यूनियन टेरिटरी शामिल हैं, ठीक है। यह भी बताया जाता है कि राज्यों की सीमाएं कहां तक है, ठीक है जी। इसे बदलने के लिए संविधान संशोधन, कुछ शर्तों पर अगर विदेशी चीजें ऐड की जाएंगी तो भैया होगा, नहीं होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। कौन सी अनुसूची संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है? अरे कितना आसान, कितना इजी है यार। ऐसा क्वेश्चन आए और इतना हम पढ़ के जाए तो फिर क्या ही बचेगा, ठीक है। दूसरी अनुसूची, सेकंड शेड्यूल, ठीक है। बात समझ में आई?
दूसरी में क्या है, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, तीसरी में क्या है, शपथ का प्रतिज्ञान। ठीक है, तो यहां पर शपथ के बारे में बताया गया है। क्लियर। सेकंड और द्वितीय अनुसूची में भारत के प्रमुख संवैधानिक पदों को, जैसे वेतन, भत्ते, विशेषाधिकारी का उल्लेख है। ठीक है, शपथ और प्रतिज्ञान की सूची दी गई है तीसरे में, बहुत इजी है, ये सब पढ़ा चुके हैं तो इसलिए इतनी इजी लग रही है। डिटेल इसमें क्या बताएं, क्योंकि हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं पूरा डिटेल में, तो डिटेल में तो बचिए, बचने की बात ही नहीं बचती। ठीक है जी, आ जाओ। कौन सी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन करती है, कौन सी करती है भाई, हमारी चौथी अनुसूची करती है। विच शेड्यूल अलोकेट सीट इन राज्यसभा, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी में है। किस में है, चौथी में, बी, फोर्थ शेड्यूल। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया था आपको। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं, सबसे कम, सबसे छोटे राज्यों में कम, अरे सिक्किम में सबसे कम है यार, सबसे छोटे राज्यों में सबसे, इस सिक्किम में सबसे कम है। क्लियर है, आ जाओ। कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, मेरे भाई ये तो सिंपल सी चीज है, पांचवी अनुसूची है। इतना अच्छे से सिंपल सी एक चीज हम अभी ये सारी पढ़ चुके हैं तो इसलिए इजी लग रही है, और जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है वो इससे लास्ट वाली क्लास देख ले, सब समझ में आ जाएगा मेरे भाई। व्यूज पर मत जाओ, ठीक है। मैं बीच में 1-1.5 महीना जरा बिजी रहा हूं ना, तो मेरे पास भी जो है सारे बच्चों, जब दिल्ली पुलिस के लिए हम लोग पढ़ रहे थे, उन बच्चों से पूछ के देखो क्या जबरदस्त हमने कंटेंट पढ़ा है। अब यूपीएसआई का एग्जाम हुआ है, मेरी उन्हीं वाली क्लासेस को उठाकर देखो, पेपर अब मैच कर लेना। वो क्लासेस बहुत पहले की पढ़ी हुई एग्जाम से, और अभी एग्जाम अभी हुआ है, जरा एक बार क्लास में मैच करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा क्या पढ़ाते हैं सर। क्लियर है, आ जाइए आगे की तरफ। पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित अनुसूची कौन सी है, सीधा बात है बी, एटीएम स्क्वायर। एटीएम स्क्वायर बताया था कि नहीं बताया था, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, एटीएम स्क्वायर, ये एटीएम स्क्वायर, ये 4 राज्य इसके अंतर्गत आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्लियर, बात समझ में आई। इसमें स्वायत्त जिला परिषद होती है, लोकल लॉज बनाने की इनके पास पावर होती है। क्लियर, ये सब पूरा डिटेल में बता चुका हूं क्लास में। उसके बाद मेरे भाई अगला, संघ, राज्य और संवर्ती सूची किसमें है, संघ, राज्य और संवर्ती सूची किसमें है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 7। कौन सा है, 7। आंसर भी क्या होगा, 7। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 7 शेड्यूल में है संघ, राज्य और संवर्ती सूची। तो संवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं, मुझे कोई बताएगा, संवर्ती सूची में कितने विषय हैं, मुझे भैया कमेंट करके बताना। ठीक है, ये मैंने पढ़ा है तो इसलिए ज्यादा समय इस पे क्यों खराब करना, जो पढ़ा दिया है उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है सरकार, बात समझ में आई, क्लियर है, आ जाओ। 7 शेड्यूल, ठीक है, संघ सूची, ये सही नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ जो डिटेल में है सही नहीं है, बदलाव हुए हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं किस अनुसूची में है, ये तो सिंपल सा भी पढ़ा है, 8 शेड्यूल में है। ठीक है, उसके बाद कौन सी अनुसूची कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाती है, 9th शेड्यूल, बी इज राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो 9वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यहां से है भैया कुछ थोड़ा सा दिक्कत, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। ठीक है, इजी टू मॉडरेट अगर स्टेटमेंट वाला, लेकिन इसका हिंदी वाला वो कहाँ है, चलो कोई नहीं, इंग्लिश में समझते हैं। ठीक है, इट वाज एडिड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, बिल्कुल सही बात है, बात समझ में आई, क्लियर है। तो मतलब ये जो है प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। लॉज अंडर इट आर कंप्लीटली इमेन्यू फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, अब के समय में नहीं है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ये जो है इसमें जो विषय हैं, ये जो इसके विषय हैं ये न्यायिक पुनरीक्षण से बाहर हैं, लेकिन अब हो सकते हैं। इट मेनली कंटेन्स लॉ रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स, बिल्कुल सही बात है कि यह भूमि सुधार से संबंधित है, तो यह भी बिल्कुल सही बात है और यह भी सही है। लेकिन जब केशवानंद भारती मामला आया था 1973 में, तो इस 1973 के बाद से जो है ये विषय न्यायिक पुनरीक्षण से बाहर हो गए हैं। यदि चेक किया तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
वो 1 और 3 हो जाएगा, केवल 1 और 3। 2 जो है गलत है, क्योंकि अब जो है, क्योंकि कह रहा ना कंप्लीटली पूर्णतः जो है न्यायिक पुनरीक्षण से बाहर है इसमें शामिल होने वाले विषय, लेकिन अब नहीं है, पहले थे। ठीक है, क्लियर? जब बना था 1951 में तब थे, लेकिन अब नहीं है। क्लियर है? आ जाओ आगे की तरफ बढ़ते हैं। अनुसूचियों का उनके विषयों से मिलान करना है। भाई कौन सी अनुसूची में कौन से विषय हैं उनका मिलान करना। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे 5th शेड्यूल है, कौन सी शेड्यूल है? 5th। तो 5th शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरियाज आएगा, सी, पहले का सी हो जाएगा। 6th शेड्यूल, 6th शेड्यूल में क्या आ जाएगा हमारा? ट्राइबल एरियाज, जो हमने बताया है, ये कौन सा? एटीएम स्क्वायर वाला, एटीएम स्क्वायर वाला। ठीक है, 4 राज्य। क्लियर? अब यहां पर 11th शेड्यूल में भैया अभी पढ़ाया था, पंचायती राज आ जाएगा, ए, तीसरे का ए। और 12th शेड्यूल में क्या आ जाएगा? म्युनिसिपैलिटीज आ जाएंगी। ठीक है जी, म्युनिसिपैलिटीज, नगर निगम। ठीक है जी, तो कौन से पर सही बैठ रहा है? पहले का क्या था हमारा? सी। दूसरे का क्या है हमारा? दूसरे का 6th शेड्यूल का है हमारा बी। और जी तीसरे का है हमारा 11th शेड्यूल पंचायत, तीसरे पंचायत का है ए पर। और फोर्थ का है डी। कहाँ, कौन से वाले से मैच कर रहा है? ए का सी, बी का डी, ये ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चन हर कोई कर सकता है, इन क्वेश्चनों को अगर हम एक बार कर लिए तो मेरे भाई आप समझ लीजिए कि सारी चीजें क्लियर हैं। यहां पर देखो, इससे ही बन सकता है कि 5th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, 11th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, 12th शेड्यूल किससे रिलेटेड है। लेकिन अगर एक साथ आ जाए तो कितना मजेदार है। यहां पर बच्चे गड़बड़ करते हैं और देखो कितने प्यार से आप इसको इजी वे में कर सकते हैं। अच्छे तरीके से करोगे तो अच्छे नंबर पाओगे। कुछ बच्चे यही गलत करके आएंगे जहां पर आपको दिक्कत होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का है। हाँ 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 हाँ, बस ठीक है, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। समझने के लिए सारी क्लास है, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? 7th शेड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, 8th शेड्यूल लैंग्वेज, 10th शेड्यूल फंडामेंटल ड्यूटीज। तो भैया जो सी है 10वां 11th शेड्यूल पंचायती राज, हाँ, तो जो सी है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज किसी शेड्यूल में या अनुसूची में तो है नहीं, जबकि 10वीं अनुसूची जो है ये दल बदल विरोधी से है। दल बदल अभी पढ़ा था। 10वीं अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है? दल बदल का उल्लेख है, तो दल बदल का उल्लेख होना चाहिए यहां पर, लेकिन इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटी बता दिया, यही गलत है, बस इसको ही हटाना है। क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ेंगे। कहां कहां के क्वेश्चन बना दोगे, हम सबके लिए तैयार हैं। ठीक है जी, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। The 6th schedule provides for autonomous district council. ठीक है जी, it applies to all tribal areas in India. तो इसका जो है it applies to all tribal areas, 6th schedule। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इसका केवल ए ऑप्शन सही है, क्योंकि जो एटीएम स्क्वायर है, एटीएम स्क्वायर पर अलग कानून लागू होता है। क्लियर है बात समझ में आई? ओके, ये ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है ये अलग सिस्टम है, बाकी पूरे देश के लिए अलग सिस्टम लागू होता है। तो 4 राज्य इसमें अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये पूरे इंडिया के ट्राइबल एरियाज पर लागू नहीं होता। ठीक है, सिर्फ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए ही होता है। क्लियर बात समझ में आई? अगला, किसी अनुसूची का संदर्भ केशवानंद भारती मामले में आया। कौन सी अनुसूची का संदर्भ आया मेरे भाई? केशवानंद भारती मामले संबंधित कौन सी अनुसूची है? केशवानंद भारती किस चीज से रिलेटेड है? लैंड से। और क्या इसमें बताया गया था कि संविधान की मूल संरचना परिवर्तित नहीं होगी, परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है, तो कौन सा है? 9th शेड्यूल है, 9वीं अनुसूची में, जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, 9वीं अनुसूची। यहां पर इस तरीके से चीजों को क्या करते हैं? लिंक करते हैं। कई बार गड़बड़ हो जाती है, मामले में दिक्कत आ जाती है। आ गए? हाँ जी हाँ जी, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। आ जाओ,
निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ये देखो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है जो बच्चे थोड़ा कम ध्यान देते हैं कि 11th शेड्यूल में कितने विषय हैं? 29 सब्जेक्ट। 12th शेड्यूल में 18 सब्जेक्ट। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट। तो 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, ये बात तो एकदम सही है, ठीक है। 18 सब्जेक्ट 12th शेड्यूल में, मतलब जो हमारे नगर पंचायत नगर निगम वाले सिस्टम है, ठीक है। और 29 सब्जेक्ट पंचायती राज में। सारा सही है। तो डी 1 2 3 बिल्कुल सही बात है। यहां पर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है और इसमें 19 सब्जेक्ट हैं, इसमें 3 सब्जेक्ट है, तो एकदम राइट है। 11th शेड्यूल में क्या बताया गया है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। आपको पढ़ने की जरूरत है तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और अगर जानते हैं तो भाई क्या बात है, ठीक है। आ जाए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी अनुसूची संघीय संरचना से सबसे सीधी जुड़ी है? संघीय संरचना से सबसे सीधी जुड़ी है कौन सी अनुसूची? अभी तो बताया है, अभी तो पिछले क्वेश्चन में ही तो इसका जिक्र किया है यार। कैसे कैसे क्वेश्चन बना के डाल रहा भैया, ठीक है। पीडीएफ में, पीडीएफ का नाश मारोगे हैं। आ जाओ, देखो ध्यान रहे, पीडीएफ में क्वेश्चन टिपिकल होने चाहिए, थोड़े इजी होने चाहिए, थोड़े टिपिकल होने चाहिए। हम आपसे बता रहे हैं, क्लियर। जिन्हें सुनना चाहिए ध्यान से सुन लीजिए। आ जाइए, क्या है भाई, कौन सा है यार? 7th शेड्यूल। इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, ठीक है। तीनों सूचियों को लेकर 7th शेड्यूल में है। उसके बाद अगर अगली बात की जाए तो कहां जा रहा है क्वेश्चन से पहले आंसर पता चल गया। निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन गलत है? 5th शेड्यूल डील विद शेड्यूल्ड एरियाज, बिल्कुल सही बात है। 6th शेड्यूल डील विद ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज मतलब एटीएम स्क्वायर, एटीएम स्क्वायर, इसमें 4 राज्य आ जाएंगे। 8th शेड्यूल डील विद ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, सही बात है, ठीक है। 8th शेड्यूल डील विद ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। 3rd शेड्यूल डील विद ओथ्स, सही बात है, ठीक है। 6th शेड्यूल डील विद ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल एरियाज, ट्राइबल एरियाज। कौन सा कथन गलत है? सारे कथन सही हैं। 8th शेड्यूल डील विद ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस नहीं, हाँ यहां पर गड़बड़ है, देखो केवल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, यहां पर ऑफिशियल आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गई? ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब हमारी कार्य का, मतलब ऑफिशियल मतलब कार्यकारी भाषाएं। तो कार्यकारी भाषाएं जो हैं 8th शेड्यूल में नहीं है ना, कार्यकारी भाषाएं 8th शेड्यूल में नहीं है भाई। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है, 22 भाषाओं का उल्लेख, लेकिन जो हमारी कार्यकारी या ऑफिशियल लैंग्वेज हैं वो मेरे भाई हिंदी और इंग्लिश है। कौन सी है? इंग्लिश, ठीक है। बात समझ में आई? तो 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस का जिक्र नहीं है, सी इज द राइट आंसर। 8th रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज का नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी आर्टिकल 343 में है और इंग्लिश भी इसी में है, ठीक है। आ जाओ आगे की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी अनुसूची साधारण बहुमत से संशोधित की जा सकती है? ठीक है, कौन सी अनुसूची साधारण बहुमत से संशोधित की जा सकती है? ऑल ऑफ दिस, ठीक है। सारी 12 की 12 अनुसूची जो परिवर्तित की जा सकती है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। आगे की तरफ बढ़े तो 19वां क्वेश्चन 10वीं अनुसूची के बारे में। इट वॉज एडेड बाय 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सही बात है। इट डील विद एंटी डिफेक्शन, हाँ मतलब दल बदल। एंटी डिफेक्शन मतलब दल बदल। बात समझ में आई? डिसीजन इज टेकन बाय प्रेसिडेंट, ओहो ये तो गड़बड़ हो गया। और ए इज राइट आंसर, 1 ए और 2, ठीक है। इसे प्रेसिडेंट बदलने की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट इसे नहीं बदलता, इसका जो निर्णय लेता है वो सभापति लेता है, इस बात का ध्यान रखेंगे दल बदल कानून का, ठीक है जी। बात समझ में आई? तो लोकसभा स्पीकर लेता है, राज्यसभा स्पीकर लेते हैं इसके मामले में। तो दोस्तों अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो और लोगों को बता दो कि अच्छे से हम बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ मेरे भाई अच्छे से तैयारी करते रहिए, जान लगा दीजिए, जितने भी बच्चे हैं सबको वीडियो भेजिए यार। जब आप लोग शेयर करेंगे तभी हम लोगों को मोटिवेशन बढ़ेगा, तभी हम आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे से और मेहनत करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।